तो हमारा टोटल महीने का खर्चा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। कनाडा आने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आप आज के टाइम पे 2023 में एक्सपेंसेस कितने। अब सेविंग को इंक्रीज करने के लिए मेरे को हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 2023 में एज एन इमिग्रेंट कनाडा आते हो और यहाँ आने के बाद आपको एक ठीक ठाक पे करने वाली जॉब नहीं मिलती है और सिर्फ गुजारा करने के लिए आपको एक सर्वाइवल जॉब करनी पड़ती है जिसमें आपको सिर्फ मिनिमम वेज मिलती है, तो क्या 2023 में सर्वाइवल जॉब करने के बाद आपका गुजारा होगा या नहीं होगा, मतलब सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या फिर सेविंग वगैरह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये सारी बातें करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब लेट अस से कि आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट कनाडा आते हो और यहाँ आने के बाद आपको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती है, या फिर जिस टाइप की आप जॉब यहाँ आने के बाद करना चाहते थे वैसी आपको जॉब नहीं मिलती है, या फिर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो कनाडा के अंदर और इस साल आप ग्रेजुएट होते हो और ग्रेजुएशन होने के बाद ऑब्वियसली आप अपने फील्ड में जॉब अप्लाई करोगे, लेकिन किसी भी वजह से फॉर एग्जाम्पल आपका वर्क परमिट टाइम पे अप्रूव नहीं हुआ, या फिर आपने ढंग से अपना कोई रेज्यूमे वगैरह नहीं बनाया, कवर लेटर आपको बनाना नहीं आया, या फिर आपके इंटरव्यू अच्छे नहीं हुए और किसी भी रैंडम रीज़न की वजह से आपको अपने फील्ड में या फिर एक वेल पेइंग जॉब नहीं मिलती है और सिर्फ गुजारा करने के लिए आपको एक सर्वाइवल जॉब करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन पे काम कर लिया, या फिर ग्रोसरी स्टोर पे काम करना पड़ जाता है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, या फिर आप स्किप द डिशेज या ऊबर चलाते हो सिर्फ गुजारा करने के लिए, तो उस केस में सर्वाइवल पॉसिबल है या नहीं है, या फिर सेविंग वगैरह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई मिनिमम वेज होती कितनी है, उसमें महीने में कमाई कितनी होती है और हमारे कनाडा के अंदर आज के टाइम पे 2023 में एक्सपेंसेस कितने हैं। अब वो पता करने के लिए मैं अपने एक फ्रेंड के एक्सपेंसेस के बारे में बात करूंगा जो कि वाटरलू में रहता है, और साथ के साथ मैं जैस्मिन जी और मेरे एक्सपेंसेस के बारे में बात करूंगा कि एज अ कपल हमारे कनाडा में कितने एक्सपेंसेस हैं, तो आपको दोनों सिनेरियो का एक आइडिया हो जाएगा। तो अगर हम मिनिमम वेज पे जॉब करते होते तो हमारा गुजारा होता या नहीं होता, या फिर सेविंग होती या नहीं होती, तो वो वहां जाके बात करते हैं क्योंकि ठंड बड़ी लग रही है यार। तो अब बात करते हैं कि भाई मिनिमम वेज होती क्या है और कनाडा के अंदर अगर कोई मिनिमम वेज पे काम करता है तो उसकी महीने की कमाई कितनी हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एक रोहित नाम का बंदा है, वो किसी एम्प्लॉयर के पास कनाडा के अंदर लीगली काम करता है। तो कनाडा के अंदर रूल क्या है कि उस एम्प्लॉयर को रोहित को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा उसके 1 घंटे के काम के लिए, तो उसको मिनिमम वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ओंटारियो के अंदर मिनिमम वेज है वो है $15.5 पर आवर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो मिनिमम वेज है वो है $15.65 पर आवर, अल्बर्टा के अंदर वो है $15 पर आवर। तो अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चलें तो मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज कनाडा के अंदर जो मिनिमम वेज है वो है $15 पर आवर। तो अगर रोहित किसी एम्प्लॉयर के पास मिनिमम वेज पे काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉयर को रोहित को 1 घंटे के काम के लिए $15 देने ही पड़ेंगे। अगर वो उससे कम उसको देता है और रोहित सिल नंबर पे लीगली काम कर रहा है तो इसका मतलब है जो एम्प्लॉयर है ना वो एक लॉ को ब्रेक कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रोहित अगर $15 पर आवर के हिसाब से कनाडा के अंदर काम करता है तो उसकी महीने की कमाई कितनी होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि वो हफ्ते के या फिर महीने के कितने घंटे काम कर रहा है। तो अगर रोहित फुल टाइम काम कर रहा है इसका मतलब वो 40 आवर्स पर वीक काम करेगा। ठीक है, तो अगर $15 पर आवर उसकी वेज है तो 15 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है $600। तो ऑब्वियसली वो हफ्ते के $600 कमा लेगा मिनिमम वेज पे काम करके, जो कि $15 पर आवर है। और एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं तो 600 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो रोहित की कमाई हो जाएगी $2400 पर मंथ। लेकिन ये जो $2400 है ना उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे या फिर उसके पॉकेट में नहीं आएंगे, क्योंकि कनाडा के अंदर टैक्स भी होता है तो उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी सैलरी आती है ना तो टैक्स कट के आती है। ठीक है, बाद में रिफंड आता है। तो मैंने ऑनलाइन जाके थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह की थी, तो अगर $2400 किसी की महीने की सैलरी होगी तो $336 अप्रॉक्सीमेटली टैक्स कटेगा, और एट द एंड उसको कितने बचेंगे, $2400 माइनस 336 कितने हो जाते हैं, मैंने लिखा हुआ है तो टैक्स वगैरह कटने के बाद उसके पास बचेंगे ऑन एन एवरेज $2054। अब ये इनफ है कनाडा के अंदर गुजारा करने के लिए या फिर सेविंग वगैरह करने के लिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भी कनाडा के अंदर एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो एक्सपेंसेस के बारे में जरा बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं एक मेरे फ्रेंड जगमीत के बारे में जो कि वाटरलू के अंदर रहता है, जॉब करता है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक सिंगल पर्सन के कनाडा के अंदर ऑन एन एवरेज कितने एक्सपेंसेस होते हैं। तो भाई साहब एक प्राइवेट रूम के अंदर रहते हैं जिसका रेंट है $650, और जब भी वो ग्रोसरी करने जाता है तो उसके ग्रोसरी का बिल ऑन एन एवरेज $200 आता है। और साथ के साथ हर हफ्ते वो दूध, अंडा, ब्रेड वगैरह लेने जाता है या फिर थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लेने जाता है, तब उसका बिल ऑन एन एवरेज $40 आता है। ठीक है, तो महीने का उसका ग्रोसरी का टोटल खर्चा लाइक $360 के आसपास आ जाता है, या फिर $375 के आसपास आ जाता है। उसके ऊपर से उसका जो मंथली रेंट है उसके अंदर उसके सारे के सारे बिल्स, मतलब हाइड्रो हो गया या फिर गैस का बिल हो गया
हीटिंग का बिल हो गया या फिर वाईफाई हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका ऑन एन एवरेज उसको $100 पर मंथ देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाता है। अब उन भाई साहब ने कोई गाड़ी वगैरह नहीं खरीदी है, थोड़े से वो समझदार हैं, तो वो मंथली पास यूज़ करते हैं या वाटरलू का जो ट्रांजिट सिस्टम है, किचनर का जो ट्रांजिट सिस्टम है, उसका खर्चा है $90 पर मंथ। उसके बाद उन भाई साहब ने एक बढ़िया सा फ़ोन ले रखा है iPhone 14 Pro प्लस मैक्स, तो उसका महीने का खर्चा है $110। अब ये सारी जो चीज़ें ना, ये नेसेसिटीज़ हैं, ये नीड्स हैं, इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, तो इतना खर्चा तो होगा, ठीक है। उसके ऊपर से वो भाई साहब थोड़ा घूमने फिरने भी जाते हैं हर महीने, हमारे साथ भी कभी कभी घूमने जाते हैं, तो वहाँ ऑन एन एवरेज उसका खर्चा आ जाता है $150। लाइक किसी महीने ज़्यादा हो गया, किसी महीने कम हो गया, गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा हो जाता है, सर्दियाँ हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज महीने का $150 हो ही जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करते हैं, तो शॉपिंग का हमने लगाया है $150। मैंने उससे पूछा था कि भाई कितने की तेरी जीन्स आती है, कितने की तेरी शर्ट आती है, तो $150 के आसपास उसका हो जाता है महीने का, ठीक है। साथ के साथ यार थोड़े बहुत मिसलेनियस खर्चे भी होते हैं। भाई साहब बता रहे थे कि भी कभी दवाई ले ली, कभी एडविल ले ली, कभी टाइलेनॉल ले ली, कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, तो वो उसका $50 का खर्चा हो जाता है महीने का ऑन एन एवरेज। तो टोटल अगर हम करें तो उसका टोटल खर्चा ऑन एन एवरेज महीने का होता है $1610। तो अगर वो भाई साहब मिनिमम वेज पे काम करते होते तो उसकी टोटल कमाई थी $2054, तो अप्रॉक्सीमेटली $450 या फिर $400 उसके बचते। तो अगर वो महीने के $400 सेव करेगा तो साल के उसके 4 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें, $4800 उसके साल के सेव होंगे, जो आई थिंक सपने पूरे करने के लिए या फिर जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए इनफ नहीं है। तो एक सिंगल पर्सन के लिए तो यार मिनिमम वेज पे काम करना इनफ नहीं है। गुजारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप गुजारा नहीं कर सकते, बढ़िया बाहर खा भी सकते हो, iPhone 14 लेके घूम भी सकते हो, लेकिन आप सपने पूरे नहीं कर सकते। अब यार जगमीत की तो सेविंग्स वगैरह चलती रहेंगी, लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आप अप टू $650 सेव कर सकते हो कनाडा में एक बैंक अकाउंट ओपन करवा के। तो अगर आप BMO के न्यू स्टार्ट न्यू कमर बैंकिंग प्रोग्राम के अंदर एक परफॉर्मेंस चेकिंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप $650 तक की कैश वैल्यू अर्न कर सकते हो, और उसका ब्रेकडाउन अभी आप लोगों को बताता हूं। तो अगर आप BMO में एक परफॉर्मेंस चेकिंग अकाउंट ओपन करवाते हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो अप टू $400 आप वहीं पे अर्न कर लोगे, और मंथली प्लान की जो फीस होती है उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो $200 आपके वहां पे सेव हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक $60 का कैश बोनस भी मिलेगा अगर आप एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रेंट पे लेते हो। और सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि आप 1 साल तक बिना किसी फीस के अनलिमिटेड BMO ग्लोबल मनी ट्रांसफर्स कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आपको सारे के सारे ऑफर्स तभी मिलेंगे अगर आप BMO के साथ एक नया बैंक अकाउंट ओपन कराते हो। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी अब अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं कि भाई सर्वाइवल पॉसिबल है मिनिमम वेज पे या नहीं है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं जैस्मिन जी और मेरे खर्चे के बारे में, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कनाडा के अंदर ऑन एन एवरेज एक कपल के कितने खर्चे होते हैं। तो भाई पता ही आपको कि हम किचनर और वाटरलू में रहते हैं, तो हमारा जो रेंट है वो है $1800। तो जिस यूनिट में रहते हैं उसका $1800 रेंट है महीने का। और फिर जो हमारी ग्रोसरीज का खर्चा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लाइक जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली $450 का बिल आ ही जाता है। ऊपर से हर हफ्ते में जाना होता है अंडे खरीदने, ब्रेड खरीदने या फिर दूध खरीदने के लिए, क्योंकि महीने का तो इकट्ठा खरीद नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा। और फ्रूट्स वगैरह भी लेते हैं तो $50 हफ्ते का वो आ जाता है। तो टोटल हमारा खाने पीने का ग्रोसरी का खर्चा हो जाता है $650। उसके ऊपर से जो जिस यूनिट में हम रहते हैं उसमें जो बिल्स वगैरह हैं, जैसे हाइड्रो हो गया या फिर वाईफाई हो गया, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका $100 का अप्रॉक्सीमेटली हमारा बिल आ जाता है, तो वो भी जोड़ लो। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अब ये तो अभी तक पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो मैं मंथली पास यूज़ करता हूँ किचनर वाटरलू के ट्रांजिट का, जिसका खर्चा है $90 पर मंथ। और जैस्मिन जी का जो काम है वो हमारे घर के पास ही है, तो वो कोई खर्चा नहीं कराती हैं, ये बढ़िया हिसाब किताब है, ठीक है। तो $90 हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। अगर गाड़ी होती तो पता नहीं क्या ही हो जाता है, ठीक है। और हमारे फ़ोन के बिल्स हैं, जैस्मिन जी का जो फ़ोन का बिल आता है महीने का वो आता है $70। मेरा जो महीने का बिल आता है वो आता है $65। पहले जब मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी तब आपको बताया ही था, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे नेसेसरी खर्चे, इनके बिना गुजारा नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारी लग्जरीज़ का, ठीक है, जो नेसेसिटीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आता है ईटिंग आउट। तो हमारा ईटिंग आउट थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी भी मन कर जाता है भाई मोमोज़ खाने हैं। जैसे कल रात को हमने मोमोज़ मंगा लिए थे, और क्या मंगाया, मसाला फ्राइज़ मंगा लिए थे। तो हमारा महीने का ईटिंग आउट का खर्चा $250 हो ही जाता है, मतलब इसके आसपास हो जाता है। उसके ऊपर से कार रेंटल करते हैं हम, लाइक गाड़ी नहीं है लेकिन शादी वगैरह हो गई है तो ऑब्वियसली घूमने जाना होता है, क्योंकि सिंगल पर्सन का तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना तो थोड़ी वाइफ को घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमारा $200 से $250 का खर्चा हो ही जाता है महीने का कार रेंटल का, ठीक है। उसके ऊपर से हम शॉपिंग करते हैं। अब जैस्मिन जी की वीडियोस में आपने उनके हॉल वगैरह देखे हैं, कभी शीन का हॉल चल रहा है, कभी ज़ारा का हॉल चल रहा है, कभी H&M का हॉल चल रहा है, तो वो अच्छा खासा शॉपिंग का खर्चा करा देती हैं। तो $200 उसके लग जाते हैं हमारे महीने के। और ऊपर से यार मिसलेनियस हमारे खर्चे हो जाते हैं, कभी कुछ खरीदना है, कभी दवाई वगैरह चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो $150 हमारा मिसलेनियस खर्चा हो ही जाता है। कभी गैस जलवा ली एक्स्ट्रा, या फिर किसी को बाहर खिला दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई आ गया मिलने के लिए,
तो हमारा टोटल महीने का खर्चा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली $3,675 पर मंथ। ठीक है, अब अगर हम मिनिमम वेज पे काम करते होते तो हमारी मिनिमम वेज जुड़ जाती तो हमारी टोटल इनकम होती है अराउंड $4,000 और $3,600 अप्रॉक्सीमेटली अगर महीने का खर्चा होगा तो महीने की जो सेविंग होगी वो होगी $400। तो $400 से वही बात आ जाती है कि गुजारा तो हो जाएगा, छोटी मोटी सेविंग्स हो जाएगी, लेकिन जो सपने हैं वो पूरे करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। अब सेविंग को इंक्रीज करने के लिए मेरे को ब्रॉडली 3 तरीके दिखाई देते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, जैसे कि आप शॉपिंग करते हो, ईटिंग आउट करते हो या फिर गाड़ी वगैरह रेंट करते हैं, तो वो चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपकी थोड़ी सेविंग $1,000 के आसपास हो पाएगी, वो भी कम है लेकिन उतनी हो जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक दूसरा काम करना पड़ेगा, मतलब दिन के अगर आप 8 घंटे कर रहे हो तो आपको 16 घंटे, 15 घंटे या 14 घंटे काम करना पड़ेगा, ताकि आपकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो, खर्चे आपके उतने ही रहे, तो आपकी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको मिनिमम वेज पे काम नहीं करना, आपको अपने पहले स्किल्स पे काम करना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, नेटवर्क करना है, रेफरेंसेस बनाने हैं और एक बढ़िया जॉब लेनी है जिसमें आपको मिनिमम वेज से काफ़ी ज़्यादा कमाई हो, आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम वेज से ज़्यादा हो, तभी आपकी सेविंग हो पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो तो अपने स्किल्स पे काम करो यार प्लीज़, तभी आपकी अच्छी कमाई होगी, सेविंग वगैरह होगी और कनाडा आने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आप अपनी होम कंट्री को छोड़ के कनाडा क्यों आए। तो सारी चीज़ें ढंग से प्लान करोगे तो डेफिनेटली कनाडा में रहने का अलग ही स्वाद होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।